हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। और उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अभी तक जो है हम लोग आज़ाद हो चुके हैं भाई, है ना। 1947 तक हमने पढ़ रखा था। उसके बाद हमने ये देखा था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया भाई, संविधान सभा बनाया गया, जिसमें सारे लोगों ने मिलकर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसमें क्या क्या चीज और कहाँ से लिया गया था, ठीक है। तो वो चीज तो हमने डिस्कस कर रखा था कि भाई इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिए थे हम लोग, प्रियम्बल जो है वो हम लोग यूएसए से लिए है कि नहीं। तो वो सब प्रियम्बल की लैंग्वेज को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। उसी तरीके से अलग अलग कंट्री से हमने क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज जो होगा वो हम लोग आगे देखेंगे कि आर्टिकल, हमने बताया था ना कि आर्टिकल एक और कि कितने आर्टिकल होते हैं भाई, है ना। हमने बताया था कि हमारे जब संविधान 49 में अडॉप्ट किया गया था, कब भाई, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। जब ये अडॉप्ट किया गया था उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया गया था, इनैक्ट किया गया था, तब कितने एक तरीके से हमारे पास आर्टिकल था, ठीक है। और कितने शेड्यूल में बांटे गए थे, उन सब सारे को एक एक कर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला पेज। तो पहला पेज अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है भाई, देखिए बोला गया है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या बोला गया है, 25 पार्ट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है। कितने पार्ट में? 25 पार्ट में। तो सारे पार्ट को हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट, ठीक है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया भाई, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले बात किया गया है हमारे अगर देखा जाए कि डील्स विथ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात किया गया कि हमारी टेरिटरी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, की एक नया स्टेट कैसे बनाया जा सकता है। ऑल्टरेशन ऑफ नेम इन एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, कि अगर स्टेट के नाम बदलने हैं तो आप कैसे बदल सकते हैं। एक तो भाई ये डील करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हमारे देश की कितनी टेरिटरी है, कौन सा स्टेट कैसे किस तरीके से है, कितना है, ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पे मैंने बोला कि नाम चेंज करना और कोई नया स्टेट कैसे बन सकता है, वो कौन कौन से आर्टिकल में, 1 से 4, मतलब आर्टिकल 1 से 4 कौन से पार्ट में, पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द ऑल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट्स। 3 काम कि वो बताता है कि हमारा इंडिया की टेरिटरी क्या है, दूसरा कि फॉर्मेशन, नया जो स्टेट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, और जो तीसरा है वो क्या, ऑल्टरेशन ऑफ नेम कैसे कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका। पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया गया भाई, देखो यहाँ पर पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 वो क्या डील करते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपको किस तरीके से प्राप्त होगा, तो देखो कितना अच्छे तरीके से पहले क्या किया गया, हमारे टेरिटरी को डिफाइन किया गया। उसके बाद जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे देश में, जितने भी पीपल हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से उनका क्या क्या है, वो अपना स्थान इंडिया में किस तरीके से पा सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया। डील्स विद वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर पाए, 5 से 11 आर्टिकल। फिर आते हैं पार्ट 3, कहाँ आते हैं भाई, पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात किया गया भाई। उसमें ये बात किया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से 35, जिसमें डील किया गया है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में बात किया। फिर भाई जो सिटीजन हमारे देश के हैं उनकी क्या क्या अधिकार है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स सही नहीं होगा तो सिटीजनशिप अच्छे तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल जो पार्ट 3 है और आर्टिकल 12 से 35 या 12 से लेकर 35 तक, उसमें क्या डील करते हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, कि इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, उनके अधिकार क्या क्या है। क्योंकि आपकी भी अधिकार वही है जो मेरी अधिकार है,
जो प्रेसिडेंट का अधिकार है वही हमारा, उनका पावर अलग अलग हो सकता है लेकिन अधिकार सबका सेम है, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसमें बात किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, है ना, कि एक राज्य किस तरीके से अपने चीजों को आगे ले जा सकता है, किस तरीके से कानून बना सकता है, मतलब एक स्टेट कैसे रन करे ताकि वो लोगों को सही तरीके से डील कर पाए। तो उसमें यही चीज बताया गया आर्टिकल 36 से लेकर 35। तो सबसे पहले देखो यूनियन, फिर आ गया सिटीजनशिप, फिर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी कि स्टेट कैसे, क्योंकि लोग स्टेट में ही रहते हैं भाई, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग। फिर इसको जितना भी ए लिखा हुआ है ना वो बाद में जोड़ा गया, वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से उपलब्ध नहीं था, ठीक है। जो जैसे पार्ट 4 में आर्टिकल, जो पार्ट 4 ए जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 51 ए को जोड़ा गया। तो 51 ए 42nd ऑफ अमेंडमेंट, आपको याद होगा 1976 में, 1975 में इमरजेंसी लगा था भाई, और इमरजेंसी के एक साल के बाद, मतलब इमरजेंसी 1975 से 1976 तक, 2 साल तक था, ठीक है। उसमें अभी क्या किया गया भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। क्या किया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होंगी, एक होता है भाई अधिकार, एक होता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, देश के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। वो चीज अगर बोला जाए 51 ए आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, सिटीजन्स के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसीलिए सिटीजन के राइट्स भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, ठीक है, याद रखना। फिर आर्टिकल 5 में, सॉरी पार्ट 5 के आर्टिकल 52 से 151, देख रहे हो, 52 से लेकर 151 में क्या बोला गया, डील्स विथ गवर्नमेंट एट अ यूनियन लेवल, कि सरकार किस तरीके से यूनियन लेवल पर काम करेगी, सेंट्रल लेवल पर, उसमें ड्यूटीज क्या होंगे भाई और फंक्शंस क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर के, मिनिस्टर्स के, और प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, अटॉर्नी जनरल के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जैसे जो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में अटॉर्नी जनरल रहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, CAG, कैग का, तो इन सब सारे लोगों का क्या क्या पावर होगा, वो एक तरीके से कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक डिस्कस किया गया पार्ट 5 में, समझ में आ गया। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 का ए जिसको अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ भाई, 42nd ऑफ अमेंडमेंट 1976 में इमरजेंसी के दौरान, और पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 जिसमें डील कर रहे हैं यूनियन लेवल पर कि उनके ड्यूटीज और उनका फंक्शन क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जो कैग है, अलग अलग हम चीज़ों को पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन को पढ़ेंगे आगे चलकर हम लोग, फिर कैग के फंक्शन को पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन को, प्रेसिडेंट के फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, आई होप सो यहाँ तक पता हो गया होगा। आगे देखो भाई, आगे क्या है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 जो है 151 से लेकर 237, इसमें देखो 51 तक क्या डील किया गया, यूनियन लेवल पर। अब अगर देखा जाए 151 तक या टिल 151 तक क्या डिस्कस किया गया भाई, क्या डिस्कस किया गया, यूनियन लेवल पर क्या पावर होंगे भाई। अब अगर देखा जाए आर्टिकल 152 से 237 पार्ट 5 6 में, तो उसमें क्या डिस्कस किया गया, डील विथ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल, ठीक है। उसमें ड्यूटीज और फंक्शन क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर के, उनके मिनिस्टर्स, गवर्नर के, क्योंकि गवर्नर होते हैं कहाँ के, स्टेट के। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा, हाई कोर्ट कैसे काम करेगा भाई, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कैसे काम करेगा। तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर डील कर रहा है कि स्टेट के पास या स्टेट में चुने गए जितने भी लोग हैं उनका पावर क्या होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, इसमें पार्ट 7 में आर्टिकल 238 क्या डील करता है, डील विथ अ स्टेट इन पार्ट बी वाज रिपील्ड इन 1956 बाय अ 7th अमेंडमेंट। क्या करता है, डील्स विथ अ स्टेट इन पार्ट बी, ठीक है, जो कि रिपील्ड किया गया था, खत्म कर दिया गया था 1956 में, किसके द्वारा, 7th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, तो याद रखना। पार्ट 8 जो है आर्टिकल 239 से 241 जो डील करता है हमारे यूनियन टेरिटरी ड्यूटीज से रिलेटेड, स्टेट से इधर रिलेटेड बात हो गया, अब यूनियन टेरिटरी से कौन रिलेटेड बात करता है, 239 से
241, आर्टिकल 239 से 241, ठीक है। पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ, ठीक है। एंड जो पार्ट 9A जो है आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG, इसमें क्या बात की है भाई, जो पार्ट 9 वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट इन 1992 में ऐड किया गया भाई। इसको कंटेन्स अ न्यू शेड्यूल 11 के रूप में यहाँ पर ऐड किया गया, और इसमें 29 सब्जेक्ट जुड़े गए पंचायती राज सिस्टम के तहत। तो पंचायती राज सिस्टम में भी एक तरीके से चेंजेस किया गया था, ठीक है। 1976 में उसको और बढ़ाया गया भाई। उसके बाद 9A में क्या जोड़ा गया, 9A क्योंकि 9 है, 9A में was added in the 73rd अमेंडमेंट 1992 में 29 सब्जेक्ट्स जुड़े गए पंचायती राज में, कि एक पंचायत कैसे वर्क करेगा, क्या एक पंचायत कैसे वर्क करेगा विलेज लेवल पर, ठीक है। पंचायत कैसे वर्क करेगा विलेज लेवल पर, ठीक है, विलेज लेवल पर 9 में, ठीक है। कौन से पार्ट 9 में। लेकिन 9A में क्या जोड़ा गया भाई, शेड्यूल, इसको बोला गया 12, इट कंटेन्स 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटीज, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज गांव में होते नहीं, वो शहर में होते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी को भी देखना भाई। तो म्युनिसिपैलिटी लेवल पर मतलब टाउन लेवल पर किस तरीके से म्युनिसिपैलिटी काम करेगा उसके बारे में यहाँ पर देखा जाए 12 शेड्यूल में जोड़ा गया पार्ट 9A, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, और इसके पहले था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर अगर जाए 9B में डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से काम करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए 10 में आर्टिकल 244 और 244A बाद में जोड़ा गया, डील्स विद द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, कि जो शेड्यूल्ड पिछड़े वाले जो एरियाज हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको एक तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, एक किससे कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। जो पार्ट 11 है वो क्या, 245 से 263 डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, कि एक यूनियन का मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ वही बात बोला गया था कि क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा इनका, क्या होगा भाई, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ याद रखना 11 में क्या किया गया, फिर यहाँ 9B में, 9A में और 9 में, ठीक है। उसके बाद 10 में, ये सब ना भी याद रखो चलेगा, बस ये जरूर याद रखना कि 10 में क्या किया गया, 9 में क्या किया गया, वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा 11, ठीक है। 11 पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आगे आते हैं 12 में क्या बोला गया भाई, 12 आर्टिकल जो 12 है उसमें आर्टिकल 264 से 300A में जो कि डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू का मतलब राजस्व, कि जो पैसा सेंटर के पास आता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनियन और स्टेट के बीच में, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 288। याद रखना फाइनेंस कमीशन जो है हमारे देश में एक संवैधानिक बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया था, जिसको ये बोला गया था कि एक सेंटर के पास जितना भी पैसा आता है उसको किस तरीके से स्टेट के बीच में बांटना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन। और क्या क्या लायबिलिटी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होगा, लायबिलिटी का मतलब होता है कि जहां से हम कर्ज लिए उसको कैसे चुकाना है, वो सब सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। तो अगर बोला जाए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। याद रखना फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आते हैं भाई, कौन से आर्टिकल में, 280 280। याद रखना ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 12 में, आर्टिकल 264 से 300A के बीच में, क्लियर। फिर आते हैं एक मिनट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या डील करते हैं भाई, 301 से 307 रिलेटेड टू ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं तो उनके बारे में भी कब, 301 से लेकर 307। फिर आर्टिकल 14 क्या डील करता है, 308 आर्टिकल से 323, इसमें डील करते हैं सिविल सर्विसेज से पब्लिक सर्विसेज कमीशन, कि हमारे देश में स्टेट अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगी भाई, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यूकेपीएससी है कि नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर क्या कहते हैं यूपीपीएससी है कि नहीं, फिर बीपीएससी होता है ना,
फिर उसके बाद बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या है, स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल लेवल पर जिसको यूपीएससी, जैसे यूपीएससी एनडीए वगैरह का एग्जाम कराती है भाई, ऊपर से आईएएस और आईएएस का एग्जाम, आईपीएस का मतलब आईएएस आईपीएस आईएफएस वो सब सारी चीजें को एग्जाम, क्लियर। तो वो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक बात किया गया। अब आर्टिकल 323A से 323B, मतलब 323A और 323B, मतलब यहाँ 323 तक किया गया, मतलब ये अमेंड किया गया भाई। आर्टिकल जो है वो कितना है आपको 14A। आर्टिकल 14A क्या डील करता है, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स मतलब कि जो एक तरीके से सुनवाई करेंगे आपकी कोई भी मामला को, खास कर जैसे कि आप कंज्यूमर कोर्ट के ट्रिब्यूनल हो गया, अलग अलग ट्रिब्यूनल हो गया जो कि छोटे छोटे लेवल पर काम करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करके चलेगा, ठीक है। बड़े बड़े लेवल पर काम करता है। पार्ट 15 क्या करता है भाई, आर्टिकल 324 से 329A डील क्या करता है, हमारे देश में इलेक्शन कैसे होगा और इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर होंगे। तो अगर बोला जाए इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से पार्ट में बात किया गया, 15 में, आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक। पार्ट 16 में क्या किया गया, आर्टिकल 330 से लेकर 342 जो डील करता है स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, जैसे कि एंग्लो इंडियंस होते हैं ना, कि दो जो है 543 है, ठीक है, +2 जो है ये लोकसभा के मेंबर है भाई, उसमें 2 एंग्लो इंडियंस को जगह दिया जाता है भाई। हमें उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है आपको देखने को, ये 543 अभी क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 550 मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा में मेंबर, ठीक है। इसको हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले समय में। बस यहाँ याद रखना है कि एंग्लो इंडियन के बारे में स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहाँ बात किया गया, 330 से लेकर 342। आर्टिकल जो है 15, 16, 17, 16 यहाँ हो गया, 17 आर्टिकल पार्ट 17 में क्या डिस्कस किया गया, 343 से 351, उसमें हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उसको किस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। ये आता है इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 18, ठीक है, 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 18 में, सॉरी पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360। तो आर्टिकल 352 से 360 में क्या बोला गया भाई, इमरजेंसी प्रोविजन, कि कैसे कैसे इमरजेंसी कब कब लगाई जा सकती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी कब, पॉलिटिकल इमरजेंसी कब, और एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो 1976 में 1975 में लगाया गया था वो कि इसी के अंदर एक तरीके से डील कि इमरजेंसी किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो पार्ट 18, ये क्या हो रहा है, पार्ट 18 पार्ट 18, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन से हमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आते हैं पार्ट 20, उसमें आर्टिकल 368 में क्या बोला गया, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सिंगल वाला है ना, वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 368 में क्या बोला गया, जो है आर्टिकल 368 में, और पार्ट जो 20 में क्या बोला गया कि आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, बदलाव कैसे कर सकते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो थोड़ी सी चीजें हैं कि चीजों को थोड़ा सा लग रहा हो बहुत लेंदी है, कितना याद करेंगे, लेकिन सारी चीजें याद नहीं करना, 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो थोड़ा फंडामेंटल राइट्स याद कर लीजिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन याद कर लीजिएगा, स्टेट और यूनियन के बारे में कहाँ बात किया गया है और कहाँ बात किया गया वो याद कर लीजिएगा। तो 3-4 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट, बाकी सारे चीजें जैसे कि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चल रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल में आ रहा है। तो ये करंट से रिलेटेड भी बाद में चलकर चल जाता है, क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो वहाँ एक तरीके से आपको चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा करंट बेसिस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं एक तरीके से बताऊंगा, तो आप लोगों को कोई हताश परेशान नहीं होना है। आर्टिकल जो है 21 में क्या बोला गया, सॉरी पार्ट 21 में क्या बोला गया, आर्टिकल 369 से
392 में कंटेन्स अ टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं अलग अलग लोगों के या अलग अलग पोस्ट के, उनके बारे में। आर्टिकल 393 से 395 में रिपील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसर्न शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड अथॉरिटी टेक्स्ट इन द हिंदी एंड द रिपील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिपील किया जा सकता है, ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा बदलाव करना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको यहाँ पर आप देखना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको कितना देखने को मिलेगा 22। तो यहाँ पर जो मेन प्रोविजन है आर्टिकल 395 तक है ना। तो यहाँ पर मेन प्रोविजन क्या है कि हमारे संविधान में लगभग एक फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या मिलता है, यूनिटरी मिलता है, यूनिटरी सिस्टम मिलता है। जैसे कि इमरजेंसी का प्रोविजन यूनिटरी है कि नहीं, इमरजेंसी का प्रोविजन यूनिटरी है कि नहीं। स्पेशल पावर जो सेंटर को दिया गया, सेंटर को स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द सेंटर ये, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करेंगे भाई, जो बात किया गया आर्टिकल में वो क्या बताता है कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। बाद में पंचायती राज के तहत म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया भाई, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के तहत उसमें म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया। इसका मतलब क्या, म्युनिसिपैलिटी पंचायती राज किस तरीके से काम करेगी वो हमें ये बताता है कि हमारे देश में किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा और ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। देखो भाई आगे देखते हैं अब शेड्यूल। हम लोगों ने पार्ट पढ़ लिए और आर्टिकल पढ़ लिया, अब शेड्यूल देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, शेड्यूल देखना जरूरी है भाई, क्योंकि हमने पार्ट देख लिया, पार्ट 22 तक, आर्टिकल 395 तक, ठीक है। शेड्यूल में देखो पहला फर्स्ट शेड्यूल, तो यहाँ बोला गया कि जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था, कब भाई, 26 नवंबर 1949 को, तब कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल्स, टू विच 4 मोर वेर एडेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव 66 ईयर। और अभी तक जैसे जैसे धीरे धीरे करके बढ़ाता चला गया, ठीक है, उसमें हम लोग कितना जोड़े हैं भाई, 4 और, मतलब 8 और 4 कितना हो गया, 12, ठीक है, ये देखना है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात किया गया भाई, स्टेट और ड्यूटी, शुरुआत में देखो, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या बात किया, सैलरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, ऑडिटर जनरल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके क्या क्या मतलब जितने भी पार्लियामेंट्री लोग हैं उनके क्या क्या सैलरीज होंगे शेड्यूल 2 में। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ, ओथ कैसे लिया जाएगा, अफर्मेशन किस तरीके से क्या क्या शपथ में बोले जाएंगे भाई लेजिस्लेचर में, मिनिस्टर्स एंड जजेस एंड कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कैग नाम सब सुन रहे होंगे, कैग अभी आएगा आगे चलकर, तो देखिएगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन होगा, क्योंकि लोकसभा में तो चुन कर जाएंगे भाई, लोकसभा में इलेक्शन होता है ना, लोकसभा में जितने भी बैठते हैं वो क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और उनको हम लोग चुन कर भेजते हैं, तो उनका तो चिंता नहीं है, ठीक है। तो वो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि राज्यसभा के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी के बारे में अभी हमने देखा था, वो तो आर्टिकल था, पार्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज के बारे में और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या बात किया गया, ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, देख रहे हो यहाँ पर स्पेशली बात किया गया। जैसे अभी देख रहे हो किसमें हमारा कर्मकांड चल रहा है, मणिपुर में, मणिपुर को ऐड नहीं किया गया था, अगर मणिपुर को ऐड किया गया होता तो इतना लफड़ा नहीं होता, देख रहे हो। यहाँ पर ये बात किया है सिक्स्थ शेड्यूल में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे ट्राइबल एरियाज में इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर जो है वो मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत होती है थोड़ी सी सरकार को कंट्रोल करने में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं। तो सिक्स शेड्यूल में एक स्पेशल जो है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कानून जो है वो सौंपा गया है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है भाई, सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ में क्या बोला गया
कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब उसमें यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, स्टेट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, कोई भी एक्ट्स और उसके रेगुलेशन को कैसे वैलिडेशन दिया जा सकता है, कैसे उसको वैलिड माना जाएगा। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर लॉ को नहीं मानता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरीके से लागू होगा। 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एंड इट हैज 29 मैटर्स। याद रखना कि पंचायत के बारे में 11th और 12th में अभी हमने देखा भी था, आर्टिकल में लिखा हुआ था 11th और 12th। तो 12th शेड्यूल में बात किया गया म्युनिसिपैलिटी के बारे में, जहां पर 18 मैटर को इंक्लूड किया गया है कि म्युनिसिपैलिटी कौन कौन से 18 मैटर को देखकर चलेगी। और 29 मैटर्स की, क्योंकि हमारे देश में सिंपल से गांधी जी ने भी एक बात बोला था भाई कि अगर आपको अपने देश को डेवलप करना है या हमारे देश को डेवलप करके चलना है तो उसमें क्या करेंगे, हम अपने विलेजेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाकर चलना ही चलना होगा। अगर हम विलेजेस को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो एक तरीके से हमारा कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या, पंचायत में जिसमें 29 मैटर्स रखे गए कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 11th। 12th में अगर देखा जाए 12th में क्या रखा जाए, म्युनिसिपैलिटी को, और उसमें कितने मैटर हैं, 11 मैटर पर डिस्कस किया गया है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट अब आते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अगर देखा जाए शुरुआती दौर में कि हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, जब बहुत सारे जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने आने से मना कर दिया। क्या कर दिया था, उन्होंने आने से मना कर दिया था कि भाई हम लोग नहीं, एक तरीके से हमारा अपना रूल चल रहा है तो हम लोग अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, आपके रूल को क्यों माने, है कि नहीं। तो वहां पर जो है बहुत सारी चीजों का जो रूल है वो प्ले किया गया। और अगर देखा जाए तो अगर सरदार पटेल नहीं रहते हैं तब कभी भी हमारा जो यूटी है वो एक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाता। यूटी बोल लो या फिर स्टेट बोल लो। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो पहला इसमें पढ़ना है आपको धर कमीशन के बारे में। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड एसके धर कमीशन इन जून 1948। एक कमीशन बनाया गया था भाई 1948 में, जिसका नाम रखा गया एसके धर कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे एसके धर। ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड लिंग्विस्टिक ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। कि भाई लैंग्वेज की बेसिस पर, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होगा, लैंग्वेज के बेसिस पर हम किस तरीके से स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर उसको एक साथ ला सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई एसके धर कमेटी। इट वाज फेल्ड दैट सच रीऑर्गेनाइजेशन वुड बी अ फ्यूल ऑफ रीजनल सेंटिमेंट्स and might threaten the national integration which was a precarious in the background of the partition। बाद में ये लगा हम लोगों को कि भाई ये एक फ्यूल के जैसा काम करेगा रीजनल सेंटिमेंट को साथ में लाने के लिए, लेकिन माइट उसके वजह से हो सकता है कि हमारे देश में जो नेशनल इंटेंशन है या इंटीग्रेशन है वो एक तरीके से ना हो पाए। ठीक है, और एक जो पार्टीशन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से वो अलग नहीं बोल, जैसा भी आज भी होता है ना कि तमिल वाले जो है कभी कभी निकल के आता है वहाँ के नेताओं के द्वारा कि हम लोग को अलग एक तरीके से सारी चीज़ों का अलग ऑफिशियल लैंग्वेज ये वो होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ है। दस द धर कमीशन कैटेगरी रिजेक्टेड द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन। इसीलिए धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट की फॉर्मेशन करना एकदम उनको नामंजूर हुआ, अब जो कि बहुत अच्छा हुआ। अगर उस वक्त लैंग्वेज के, क्योंकि धर्म के आधार पर पहले ही हम लोगों ने, हमारा इंडिया और पाकिस्तान बन चुका था हमारे इंडिया का, तो अब जो है अगर हम गलती से भी अगर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को फॉर्म कर देते तो हो सकता था आगे चलकर वो एक अलग राज्य घोषित, मतलब अलग राज्य बनाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आज ही अगर जो है एक तमिलनाडु वगैरह को वहाँ तमिल लैंग्वेज बोला जाता है, अगर मान लो वहाँ तमिल के हिसाब से अगर हमने बांटा होता तो क्या होता भाई, आज वो चाहेगा तो क्या करता है कि भाई हमें एक तरीके से हमारी अलग लैंग्वेज है भाई, हम यूपीएससी कैसे दें, ये दें वो दें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे जिसके वजह से दिक्कत परेशानी हो सकती थी। तो धर कमीशन ने एक तरीके से लिंग्विस्टिक मैटर से दूर रहे। उन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक मैटर कभी भी हमारे देश के
जो मूलभूत अधिकार है या फिर मूलभूत को साथ में लेकर नहीं चल सकता है। मूलभूत का इन द सेंस सिंपल से कि हम हमारे देश को इंटीग्रेट करके नहीं चल सकता है। तो ये बात याद रखना है, दुधर कमीशन वाला बात। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे अगर देखा जाए एक और कमेटी बनाया गया था, JVP कमीशन। JVP कमीशन क्या बोला गया? द कांग्रेस इन इट्स जयपुर सेशन इन 1948 अपॉइंटेड अ 3-member कमेटी टू कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ धर कमीशन। और उसमें 3 लोग थे मेंबर में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और क्या पताभी सीतारामैया। ठीक है, जो पताभी या फिर पट अभी सीतारामैया। ठीक है, 3 लोग थे। एक कमेटी बैठाई गई कांग्रेस के द्वारा कि धर कमीशन बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। द कमेटी रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज इट बेसिस ऑफ द रिऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट द पॉपुलर सपोर्ट फॉर इट। ठीक है, बहुत पॉपुलर सपोर्ट था, लेकिन एक तरीके से उसको क्या किया गया, देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो धर कमीशन कैटेगरीली रिजेक्टेड द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट है वो चाह रहे थे, इन कमेटी ये भी कमेटी ने भाई बनाया गया कि भाई क्या वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है बताओ। तो ये कमेटी ने भी क्या करा, रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज कि भाई हम लोग कभी भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं डिस्पाइट अ पॉपुलर सपोर्ट। बल्कि बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको मिल रहा था कि हाँ भाई लैंग्वेज के हिसाब से आप धर्म के आधार पर तो पहले हो चुका है ना, रिलीजन के आधार पर इंडिया पाकिस्तान पहले हो चुका है। अब हम लोग अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर अगर हम भारत में खेलने लगे तो उससे क्या होगा एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि और भी सारे जो है कंट्री बनाने का, मतलब कंट्री वन कोई बोलेगा भाई मैं मराठी बोलने वाला तो कुछ दूसरा कंट्री चाहिए, बहुत सारे लफड़े हो सकते थे। जिसके वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और जो है बट अभी जो सीतारमैया थे उनके द्वारा लिया गया कि भाई नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग अपने स्टेट को नहीं कैटेगराइज करेंगे, जिनको आना है आए, नहीं आएंगे उनको मजबूर किया गया कि भाई आप एक तरीके से हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा। ठीक है, और आपको अलग तो रहने दिया नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आते हैं भाई, उसके बाद फर्स्ट लाइन लिंग्विस्टिक स्टेट। अब यहाँ पर कुछ लिंग्विस्टिक स्टेट जैसे कि बोला गया फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। इतना करने के बावजूद भी इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। अब बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे तो आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, पहला स्टेट बनाया गया लिंग्विस्टिक के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जिसको आंध्र प्रदेश बोला गया। बाय सेपरेट किया गया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी आफ्टर द डेथ ऑफ श्रीरामुलु कांग्रेस पर्सन। जैसे श्रीरामुलु कांग्रेस पर्सन का डेथ हुआ, ठीक है, उनके बाद जो है एक सेपरेट किया गया आज आंध्र प्रदेश बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मद्रास। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग जो लैंग्वेज के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश स्टेट को फॉर्म किया गया। ठीक है, अगर लिखा जाए कर्नूल was the first capital of आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट with a high court at a गुंटूर। ठीक है, याद रखना कुर्नूल उसका कैपिटल था आंध्र प्रदेश का और गुंटूर जो था वहाँ हाई कोर्ट एक तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश देख रहे हो, ये मद्रास प्रेसिडेंसी पूरा हुआ करता था, लेकिन ये मद्रास यहाँ बच गया भाई, और ये जो आंध्र प्रदेश है उसको अलग लैंग्वेज के आधार पर बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं 1956 में हमारा स्टेट किस तरीके से दिखता था, है ना, यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, और आसानी तरीके से यहाँ पर देखो ईस्ट पाकिस्तान इधर है, इधर वेस्ट पाकिस्तान इधर चला जाएगा। ठीक है, जो कि देखने को मिलता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट। उसके बाद देखो एक फैजल अली कमीशन आया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक अलग लैंग्वेज के आधार पर बना दिया गया भाई। The demand for a creation of a state on linguistic basis intensified and Faisal Ali Commission was constituted in December 1953। जैसे ही आंध्र प्रदेश को बनाया भाई तो बहुत ज़्यादा जोर शोर हो गया कि भाई सब अब स्टेट होना चाहिए, सारे स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पर आप बनाइए। बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से चलने लगी जो कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा।
अब यहाँ पर देखो, अब सिंपल सी बात है भाई, आप किसी एक को तो आप दे नहीं सकते, आपको देना है सबको। अब आप दोगे तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो एक तरीके से क्या करके चलेंगे, उनको अगर आप नहीं दोगे तो वो भड़केंगे, फिर से दंगा फसाद होगा, तो ये होने का चांस ज्यादा था। तो 1 दिसंबर 1953 में अली फैजल जो फैजल अली कमीशन बनाया गया, ऑल्सो नोन एज द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, कि स्टेट को रिकॉग्नाइज कीजिए। एक्सेप्टेड अ लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। लेकिन जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि एक लैंग्वेज एक स्टेट होगा तो बहुत पार्ट में बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि छोटे छोटे कस्बे में अलग अलग लैंग्वेज, क्योंकि हर अगर देखो जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में अलग अलग लैंग्वेज बोले जा रहे हैं हमारे देश में, अगर थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर देखा जाए। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ऑफ द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी हमने देखा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट वाज एबॉलिश्ड। क्या बोला गया कि भाई स्टेट को, भाई जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें बोला गया कि स्टेट को जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं उसको एबॉलिश कर दिया गया, और some of them were merged with a adjacent state and some other were designated as a union territory। कुछ स्टेट को, मतलब कुछ जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको एक स्टेट में मिला दिया गया, और बहुत सारे को क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास था, सेंटर के पास था। और एज अ रिजल्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड ऑन द 1 नवंबर 1956। और 1956 आते आते हमने एक तरीके से 14 स्टेट को बना लिया, ठीक है, जो कि बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा था, ठीक है। बड़े बड़े बाद में जाके बहुत सारे स्टेट को एक तरीके से बांटा गया, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो वो चीज, लेकिन हमने क्या कर लिया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे सरदार पटेल ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, वहां भी चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्रिएटेड कब, 1 नवंबर को एक तरीके से फॉर्म, यहाँ कमीशन बनाया गया भाई। अब इन्होंने भी बहुत साथ दिया और चीजों को साथ में लेकर चला गया, ठीक है। तब तो हमारा संविधान भी आ चुका था, तो ये बात है। अब देखो कि ठीक है, इतना तो बन गया। अब हम लोगों ने कैसे रीऑर्गेनाइज करा स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को मनाया, बुलाया, फुसलाया कैसे। तो अगर देखा जाए, इन 1956 देयर वाज 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड इन 1953 एंड केरला इन 1956। 1956 में केरला बनाया गया था और 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। ज्यादा दिक्कत ना यही वाले पार्ट में आ रहा था, यहाँ वाला पार्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा था। तो 1956 में कर्नाटका क्रिएट कर दिया गया भाई, अलग स्टेट, देख रहे हो, 1956 में ही केरला भी, कर्नाटका भी। उसके बाद 1960 में बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात, और 1960 में एक गुजरात को बांट दिया गया भाई, और महाराष्ट्र को अलग अलग। बॉम्बे था, बॉम्बे में पहले गुजरात में महाराष्ट्र भी था, उसको अलग अलग बांट दिया गया, क्लियर। 1963 आते आते नागालैंड वाज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट, एक नागालैंड को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। 1966 में आते आते हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ द पंजाब, पंजाब से निकाल के हरियाणा को एक नया स्टेट बना दिया गया, एंड चंडीगढ़ बिकेम्स द यूटी, और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, एक तरीके से यूटी बना दिया गया। अब देख रहे हो, धीरे धीरे बहुत सारे मशक्कत करके अलग अलग स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे करके उसको समझा बुझा के, जैसे तैसे साम दंड भेद, जैसे जैसे सरदार पटेल ने सोचा, या फिर जो बहुत सारे लोग थे सरदार पटेल की टीम में, उन्होंने एक तरीके से, या फिर अगर बोला जाए फैजल अली, उसके एबीवीपी जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, और जो आपको रमैया जी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो, तो एक तरीके से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, और ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइज हुआ। फिर 1970 आते हैं। 1970 में जो है यूटीज, मतलब द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। हिमाचल प्रदेश को पहले यूटी के तौर पर रखा गया था, उसको हटाकर स्टेट बना दिया गया, कब, 1970 में। देख लो धीरे धीरे फिर किया गया। 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय वेर ग्रांटेड अ स्टेट होल्ड। मणिपुर को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया, त्रिपुरा और मेघालय को, ठीक है। और इन 1974 में सिक्किम बिकम्स एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, और सिक्किम को 1974 में हमारे देश का एक अभिन्न अंग के रूप में, स्टेट के रूप में मान लिया गया। उसके बाद बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1975 अगर देखा जाए तो इमरजेंसी के दौरान, देख रहे हो, इमरजेंसी के दौरान जो है सिक्किम बिकम से फुल फ्लेज, उस समय सिक्किम को थोड़ा सा कि भाई सेंटर के साथ मिलकर चलेगा। उसके बाद जो ना यूटी बनाया गया ना तो उसको स्टेट, लेकिन सिक्किम बिकम से फुल फ्लेज स्टेट्स
ऑफ द इंडियन यूनियन कब बन गया भाई? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आपको बनाया गया। आगे अगर देखा जाए 1986 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग। अगर देखा जाए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में क्या कर दिया गया? इसको एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस, गोवा एक अलग स्टेट के रूप में निकल के आया। 2000 में 3 अलग अलग स्टेट को दर्जा दिया गया, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को और झारखंड को। उत्तराखंड अलग होता है यूपी से, ठीक है, और झारखंड अलग होता है बिहार से, और अलग स्टेट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि धीरे धीरे कैसे कैसे हमारे देश में सारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसके तहत जो है और भी शानदार तरीके से बढ़ा गया। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। ऑन 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक तरीके तोड़कर तेलंगाना को एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, है ना, जो कि आपको आर्टिकल पता होगा। ठीक है, 370 आर्टिकल। 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो एक तरीके से डायरेक्टली कंट्रोल, लेकिन वहां पर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट तो यूनियन टेरिटरी में बांट के, लेकिन वहां पर इलेक्शन होता है, जैसे कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर। और ऑन 26 जनवरी 2022 यूटीज दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली गॉट मर्ज। तो याद रखना, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, हवेली को क्या कर दिया गया भाई? मर्ज कर दिया गया और सिंगल यूटी बना दिया गया। ठीक है, और इसको सिंगल यूटी के राह पर जाना गया कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली एक सिंगल यूटी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अलग अलग। अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यूनियन टेरिटरीज में चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि समझ के भी चलेंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी यूटीज और प्रीएम्बल भी शुरू करेंगे। ठीक है, यूटीज और प्रीएम्बल भी एक तरीके से हम लोग शुरू करके चलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही